जय हिंद दोस्तों, विराट आईएएस के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है, वेलकम है। हमने सेक्युलरिज्म की एक वीडियो इससे पहले अपलोड की थी। आज इसी सीरीज़ की हमारी ये सेकंड वीडियो है जिसे हमें आज फिनिश करना है। और सेक्युलरिज्म का ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एसए के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर में जो सोसाइटी वाला टॉपिक है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और GS 2 में जो हमारा संविधान और पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सेक्युलरिज्म का जो टॉपिक है ये ऐसा है जिस पर इंटरव्यू में भी लगातार डिस्कशंस होते हैं। किसी भी बोर्ड का आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई भी साल ऐसा नहीं है जब किसी ना किसी बोर्ड ने इस पर क्वेश्चंस ना किया हो। तो ये एक बर्निंग टॉपिक है, इस पर हमेशा डिबेट और डिस्कोर्स चलता रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेक्युलरिज्म के इस सेकंड और फाइनल वीडियो को। सेक्युलरिज्म देखो, 1976 तक हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द नहीं था, और आप जानते हो कि जो 42वां संविधान संशोधन है उससे हमारे प्रियम्बल में ये शब्द ऐड किया गया था। और जब हमारी संविधान सभा में सेक्युलरिज्म शब्द को शामिल करने को डिबेट चल रही थी तो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कहा था कि संविधान तो सेक्युलर ही है, और उन्होंने इसकी कई सारी वजह भी दी थी। जैसे आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं, यानी विधि के समक्ष समता की बात है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी इसी में दिया गया है। धर्म किसी का कुछ भी हो, कानून की निगाह में सब बराबर रहेंगे। इसी तरह आर्टिकल 15, इसमें कहा गया है कि धर्म के आधार पर हर तरह का प्रतिबंध बैन रहेगा, यानी सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेस पर धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध और बैन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों आर्टिकल 16 ये कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बराबर मौके मिलेंगे। और इसी तरह दोस्तों आप ये देख लो कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 और आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज ई। जो 51A(e) है, ये सभी भारतीयों के बीच में एक फ्रेटर्निटी की भावना और एक शांति और सुरक्षा की भावना को समर्थन देता है। इट प्रमोट्स पीस एंड स्टेबिलिटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग ऑल इंडिविजुअल्स। तो अब आप ये बताओ, जब जिस संविधान में ये सारी बातें कही गई हों तो क्या उसे साबित करने की ज़रूरत है कि वो सेक्युलर संविधान है? तो बिल्कुल भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द मेंशन हो या ना हो, उससे क्लियर कट ये बात जाहिर होती है, इन सारी चीज़ों से बात झलक जाती है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। तो भले ही सेक्युलर वर्ड हमारे संविधान में दोस्तों 1976 में आया हो, लेकिन अपनी शुरुआत से ही भारत का संविधान सेक्युलर था और भारत एक सेक्युलर देश था। अब यहाँ पर देखो, 1994 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस केस का नाम है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। SR बोम्मई बनाम भारत संघ, आपने इसका नाम सुना ही होगा केस का। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सेक्युलरिज्म शब्द है, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या कहा इस केस में? सेक्युलर वर्ड हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, मौलिक ढांचा है। और ये भी कहा कि राजनीति और धर्म, इन दोनों को आपस में मिश्रित नहीं किया जा सकता। इवन आप ये भी देखो कि 2017 की शुरुआत में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म के नाम पर इलेक्शन में कोई वोट नहीं मांग सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। SR बोम्मई केस में क्या कह दिया कि जो सेक्युलरिज्म है ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और 2017 में कह दिया कि धर्म और मजहब के नाम पर इलेक्शन में वोट नहीं मांगे जा सकते। अब देखो, हम इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है उसकी कुछ विशेषताएं डिस्कस करेंगे। हमने देखो जितनी डायमेंशन इससे पिछले लेक्चर में बनाई थी उसमें कुछ और हम डायमेंशन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि भारत का जो सेक्युलरिज्म है इसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो वन बाय वन देख लेंगे। देखो सबसे पहला
लक्षण फीचर तो ये बताएंगे कि भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी भारत किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता, कोई सरकारी धर्म नहीं है, और इंडियन जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति कोई लगाव भी नहीं रखती, कोई आस्था भी नहीं रखती। दूसरी विशेषता आप ये कह सकते हो कि जो भारत है वो रिलीजियस न्यूट्रलिटी रखता है, धार्मिक तटस्थता, मतलब इंडिया किसी भी धर्म के मामलों में इंटरफेयर नहीं करता। ये सभी धर्मों को बिल्कुल रेस्पेक्ट देता है, इक्वलिटी पर रखता है। तीसरा फीचर, यहाँ पर सभी धर्मों को आज़ादी दी गई है, फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम टू ऑल, सभी धर्मों को आज़ादी दी गई है, मतलब सभी जो नागरिक हैं उन्हें अपने धर्म का पालन करने का और अपने धर्म की परंपराओं को मानने की पूरी आज़ादी है। चौथी विशेषता ये है कि भारत के जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका बहुत ही कम रोल है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडियन गवर्नेंस में आप हेडिंग डालकर इसको लिख देना कि जो इंडियन गवर्नेंस है इसके अंदर धार्मिक संस्थाओं की बहुत कम भूमिका है, धार्मिक संस्थाओं की कम भूमिका है। और पांचवा फीचर दोस्तों आप बता सकते हो कि भारत सैद्धांतिक दूरी रखता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस की दूरी रखता है भारत, यानी इस इंडियन स्टेट सभी धर्मों से बराबर दूरी मेंटेन करके रखेगा, सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर रखेगा। छठा फीचर आप बता सकते हो कि यहाँ पर कानून की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, यानी जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है वो संविधान और संसद के बनाए गए कानूनों पर आधारित है और उसमें जो दिए गए परंपराएं और सिद्धांत है उसके ऊपर चलता है, ना कि किसी धर्म के अंधविश्वास पर या धर्म की आस्था पर। सातवां फीचर आप बता दो कि जो इंडियन स्टेट है वो सॉवरन है, संप्रभु है, कोई भी मंदिर हो, चर्च हो, मदरसा हो, वो स्टेट से ऊपर नहीं है। तो स्टेट सॉवरन है इंडिया में, स्टेट इज सॉवरन, यानी राज्य संप्रभु है इंडिया में। आठवां पॉइंट आप ये कहिए कि इंडियन जो स्टेट है वो धर्म का विरोधी नहीं है, नॉट एंटी रिलीजन। जो इंडिया का सेकुलरिज्म है दोस्तों वो नास्तिकवादी नहीं है, वो एथिस्टिक नहीं है, मतलब ये किसी रिलीजन के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाता, भगवान के अस्तित्व को नहीं नकारता, बल्कि ये कहता है कि हर तरह का जो धार्मिक पूजा पाठ है, धार्मिक क्रियाकलाप है वो आप कर सकते हो। नौवीं विशेषता आप ये बता सकते हो विशेषताओं में कि सेकुलरिज्म इज़ ए फंडामेंटल राइट, यानी पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता एक मूल अधिकार के रूप में यहाँ पर है। संवैधानिक रूप से सेकुलरिज्म को प्रोटेक्शन दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, और जो धार्मिक आज़ादी है इसको बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया गया है दोस्तों, और जुडिशरी इसको लागू करा सकती है। तो ये 9 विशेषताएं जो हमने सेकुलरिज्म के बारे में डिस्कस की आप इन्हें बता सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप अपनी डायमेंशन को और ब्रॉड बनाने के लिए इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप ये बता सकते हो कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि साइंटिफिक एजुकेशन दी जाती है। जैसे मतलब सेक्युलर एजुकेशन है, बायो है, होम साइंस है, फिजिक्स है, इसका धर्म से लेना देना नहीं है। 11वां डायमेंशन आप ये जोड़ दो कि जो भारत का सेकुलरिज्म है वो इंसानियत पर, मानवता पर फोकस करता है, वो किसी ख़ास धर्म के जो स्पिरिचुअल बिलीफ हैं यानी जो आध्यात्मिक विश्वास हैं, जो वैल्यूज़ हैं किसी ख़ास विशेष धर्म के, उससे प्रभावित नहीं है। देश में लोगों को नागरिक माना जाता है, किसी धर्म का हमदर्द नहीं माना जाता, किसी धर्म का सिंपैथाइजर नहीं माना जाता। नेक्स्ट एक बात आप ये भी जोड़ सकते हो कि देखो ऋग्वेद का एक श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति,
मतलब सच एक ही है और उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और ऐसा नहीं है देखो कि हमने सेक्युलरिज्म किसी एक देश से उठा लिया या पूरा का पूरा उधार ले लिया। हमारे संविधान में तो जो सेक्युलरिज्म है वो मिश्रण है वेस्ट के अच्छी चीज़ों का और ईस्ट के पूर्व की दुनिया की अच्छी चीज़ों का। और भारत के खुद के सेक्युलरिज्म का एक लंबा इतिहास, प्राचीन इतिहास रहा है दोस्तों। तो इसी वजह से हमारा जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो बिल्कुल यूनिक मॉडल है। अगले डायमेंशन आप ये बताओगे कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो पुराने जो संकीर्ण विचार थे वो उनसे प्रभावित नहीं है, ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, बल्कि ये नए विचारों से प्रभावित है, ये प्रोग्रेसिव सोच से प्रभावित है, ये मॉडर्न है। एक डायमेंशन आप इसमें ये भी जोड़ सकते हो कि जो भारत का सेक्युलरिज्म है वो भारत की प्राचीन संस्कृति से अटैच है और प्राचीन समय से ही भारत में सेक्युलरिज्म के जो वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ावा दिया जाता रहा है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं 13-14 जो पॉइंट्स हैं, तो अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ ले कि सेक्युलरिज्म की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप ये सारे लिखना। आपने, मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए ना तो मेरा ये दावा है कि अगर 12 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 7, 7.5 नंबर आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। इतने डायमेंशन बट लिखने पड़ेंगे। आगे देखो, हम ये डिस्कस करते हैं कि जो इंडिया का सेक्युलरिज्म का मॉडल है और जो अमेरिका का सेक्युलरिज्म का मॉडल है, इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, हमने ये देख लिया था कि जो अमेरिका का सेक्युलरिज्म का मॉडल है इसको वेस्टर्न मॉडल भी कहते हैं। देखो, सिमिलरिटी तो ये है दोनों में कि जो अमेरिका का पहला अमेंडमेंट हुआ था तो वहाँ पर यह कहा गया था कि अमेरिका की संसद किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेगी, यानी अमेरिका का कोई सरकारी धर्म नहीं होगा। और इंडिया में भी यही है कि इंडिया का कोई सरकारी धर्म नहीं है। लेकिन डिफरेंसेस बहुत हैं अमेरिका और इंडिया के सेकुलरिज्म में। जैसे मैं अगर डिफरेंसेस को और डिटेल में मैं आपसे बात करूं तो आप इस तरह से इसको बता सकते हो, हम डिफरेंसेस को इस तरह से दिखा सकते हैं। तो पहले हम अमेरिकन सेकुलरिज्म को देख लेंगे। देखो, जो अमेरिकन सेकुलरिज्म है ना, अमेरिका में स्टेट और रिलीजन के बीच पूरी तरह सेपरेशन है, यानी वहाँ सरकार किसी भी तरह से रिलीजन के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती और ना ही धर्म। लेकिन भारत में देख लो, भारत में तो स्टेट धर्म से अलग हो ही नहीं सकता। वजह क्या है? वजह यही है कि जो भारत है वहाँ पर जो धर्म है वो लोगों की नसों में है, लोगों के ज़िंदगी में है, दैनिक जीवन में बहुत गहराई से जड़ों के साथ धर्म है, इसलिए स्टेट हट नहीं सकता भारत में धर्म से। दूसरी तरफ देखो, अगर अमेरिकन सेकुलरिज्म को देखो तो अगर एक ही धर्म के अंदर किसी के साथ भेदभाव होता है तो उस पर बहुत कम फोकस किया जाता है। यानी एक ही धर्म, जैसे भारत की बात करूं, ऊंच नीच भारत में धर्म के अंदर वर्णा सिस्टम है, उसके अंदर भेदभाव है ना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो जेंडर न्यूट्रल है काफ़ी हद तक, ईसाईयत। अच्छा, भारत में जो है, भारत में इंट्रा रिलीजियस जो डोमिनेशंस हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस है। मतलब एक ही धर्म के अंदर जो ऊंच नीच है, जो छुआछूत है, जैसे मैंने बताया कि हिंदुज़म की जो वर्णा सिस्टम है, तो इस तरह का जो स्टिग्मा है, जो कलंक अटैच है धर्म के अंदर की, जो बुराइयों का कलंक है, उनको मिटाने की कोशिश सरकार करती है। जैसे आरक्षण दिया गया, जैसे आर्टिकल 17 डाला गया। लेकिन अमेरिका में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तीसरा, अमेरिकन सेकुलरिज्म की विशेषता ये देख लो कि यहाँ पर जो विभिन्न धर्मों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, उन पर कम फोकस होता है, बहुत कम फोकस होता है। क्योंकि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो पूरी तरह से होमोजीनियस है, मतलब इतनी ज़्यादा विविधता नहीं है जितनी भारत जैसे देश में, जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ तो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं और जो वेस्ट का समाज है वो लगभग सिमिलर है, एक जैसा है। लेकिन आप भारत में देख लो, भारत में तो देखो इतना ज़्यादा इंटर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि इंडिया का समाज पूरी तरह विविधताओं से भरा हुआ है, तो कोई एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेशन न जमा ले। इसके लिए भारत में माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए भी कई सारे प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 26 है, 27 है, 28 है। नेक्स्ट, अगर अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखो तो जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस है, एक एक बंदे के अधिकारों की बात है। लेकिन भारत में सामूहिक अधिकार की बात है।
जैसे भारत में अल्पसंख्यकों को ये कहा गया है कि आपको पूरी आज़ादी है, आप अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं बना सकते हो, अपनी संस्कृति को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट 5वां पॉइंट आप ये बताओ कि जो अमेरिका का सेकुलरिज्म का मॉडल है वो बिल्कुल नॉन इंटरवेंशनिस्ट है, यानी वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जबकि आप ये देखो कि जो भारत है, भारत में तो बहुत सारे कानून हैं, भारत में तो बहुत सारे कानून हैं, इस तरह से मतलब ज़रूरत पड़ने पर इंटरफेयर किया जा सकता है। जैसे आप देखो कि 3 तलाक में स्टेट ने हस्तक्षेप किया, सबरीमाला मामले में, हाजी अली दरगाह मामले में स्टेट ने इंटरफेयर किया। छठा आप ये पॉइंट बताओ कि जो अमेरिका का सेकुलरिज्म है वहाँ पर जो धार्मिक संस्थाएं हैं अमेरिका में, जो धार्मिक समूह हैं ये राजनीति में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप भारत में देखो, यहाँ तो धार्मिक नेता प्रभावित करते हैं वोट डालने में, इवन पॉलिसी बनाने में भी इन धार्मिक नेताओं का, बाबाओं का रोल रहता है। 7वां डिफरेंस आप ये बता सकते हो कि जो अमेरिका है, अमेरिकन स्टेट ना तो किसी को किसी खास धर्म को कोई मदद देगा, कोई फंडिंग देगा, कोई पैसा देगा, बिल्कुल नहीं देगा। जबकि भारत में तो आप देखो कि यहाँ पर तो जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है इनको सरकार मदद करती है, हज सब्सिडी दी जाती थी, और सुप्रीम कोर्ट के सामने हज सब्सिडी का केस भी गया था कि भारत एक सेकुलर देश है तो हज सब्सिडी पर हम माइनॉरिटीज़ को पैसा क्यों दे रहे हैं, हम हज सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि देखो जो टैक्स का पैसा है भारत की जनता से जो लिया गया है, जो खून पसीने कमाई ली गई है, उसका एक हिस्सा किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं दिया जा रहा, बल्कि एक बहुत ही मीगर अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट दिया जा रहा है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया जाता हज के लिए, बल्कि बाकी धर्मों को भी स्टेट पैसा देता है, जैसे अमरनाथ यात्रा या अन्य चीज़ें। तो ये दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया, डिफरेंस जान लिया कि अमेरिकन सेकुलरिज्म के मॉडल में और इंडियन मॉडल यानी वेस्टर्न मॉडल और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है। अगली बात देखो हमें ये करनी है कि इंडिया ने जो सेकुलरिज्म का रास्ता अपनाया उसने पिछले 75-76 सालों में क्या हासिल हुआ, यानी क्या फ़ायदा हुआ भारत को। तो भारत सेकुलर बना रहा, इसके फ़ायदे क्या रहे। तो बहुत सारे एडवांटेजेस आप गिनाओगे, आप ये बताओगे कि पिछले लगभग 7 दशकों में, 7 डेकेड्स में हमने जो सेकुलरिज्म का रास्ता अपनाया उससे हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत हुई है, ज़्यादा इंक्लूसिव बनी है, ज़्यादा मैच्योर बनी है, ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनी है और प्रगति के रास्ते पर चली है। जबकि हमारे साथी, भारत के साथी बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे जिन्होंने सेकुलरिज्म का रास्ता नहीं अपनाया, वहाँ पर अलग अलग धर्मों के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव देखने को मिला। कई देश तो पूरी तरह से बट गए, टुकड़े हो गए उनके, कहीं सिविल वॉर, गृहयुद्ध देखने को मिला। तो भारत को ये फ़ायदा हुआ दोस्तों सेकुलरिज्म का। दूसरा आप फ़ायदा ये बताएंगे कि जो मध्यकाल था और जो ब्रिटिश काल था उसमें कई बार देखो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई, यानी बांटो और राज करो, अलग अलग धर्मों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन जो सेकुलरिज्म की नीति भारत ने अपनाई उसकी वजह से ही हम उन जख्मों को भर सके, और प्राचीन काल में जो भारत के वैल्यूज़ थे, सभी धर्मों के बीच में को एक्जिस्टेंस की भावना से, अस्तित्व की भावना, उन मूल्यों को हम फिर से मजबूत बना पाए हैं। तो मतलब एक तरह से आप बता सकते हो कि कल्चरल एनरिचमेंट हम बता सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से समृद्धता। तीसरा ये बताएंगे कि भारत ने सेकुलरिज्म का रास्ता अपनाया इसलिए अलग अलग जो धर्म थे उनके मन में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता के मूल्य डेवलप हुए, टॉलरेंस की वैल्यूज डेवलप हुई, और इससे भारत के रहने वाले विभिन्न धर्म के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव देखने को नहीं मिला। और इससे हुआ क्या, इससे शांति और स्टेबिलिटी आई देश में। चौथा ये बताएंगे कि भारत के सेकुलरिज्म के मॉडल ने ये सुनिश्चित कर दिया कि भारत में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर प्रभाव न जमाए, जैसा बहुत सारे देशों में देखने को मिलता है। पांचवी बात आप ये बताएंगे कि भारत में सहनशीलता डेवलप हुई, शांति डेवलप हुई, जिससे कोई टकराव नहीं हुआ। तो और इन सब चीज़ों का परिणाम ये निकला कि भारत ने बहुत शानदार तरक्की हासिल की और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हासिल किया, और आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और ये जो इम्प्रूवमेंट है ये झलकता भी है लोगों के आम जिंदगी में। तो ये 5 फायदे दोस्तों आप लिखोगे जो हमें हुए हैं एक सेकुलर स्टेट होने की बदौलत। बात
समझ गए आप लोग? तो इस तरह से देखो हमने दोस्तों सेकुलरिज्म के बारे में डिफरेंट डायमेंशन हम मेंटेन कर रहे हैं, ताकि एक शानदार और मल्टी डायमेंशनल एसे आप लिख सको, आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल हो, इतना बेहतरीन आंसर आपका तैयार हो पाए। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि सेकुलरिज्म है तो सब कुछ बढ़िया ही है, या सेकुलरिज्म की वजह से कोई ख़तरा नहीं है। तो देखो सेकुलरिज्म के कारण चुनौतियां भी रहती हैं, ख़तरे भी रहते हैं। तो अगर हम थ्रेट्स की या चैलेंजेस की बात करें, चुनौतियों की बात करें, जो ख़तरे हैं अगर उनकी बात करें, देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, और इससे होता क्या है, इससे समाज बंटता है। फिर पॉलिटिकल पार्टियां, मजदूरों की यूनियनें, स्टूडेंट्स यूनियनें जब ये एक ख़ास धर्म को सपोर्ट करने लगती हैं तो समाज का बंटवारा हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है वोटों के लिए। कुछ लोग दूसरे धर्म के प्रति अपने मन में नफ़रत को नर्चर करते हैं, नफ़रत को बढ़ावा देते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, उससे टेंशन क्रिएट होती है जो देश के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है दोस्तों। दूसरा ख़तरा, आपको पता है कि भारत के संविधान में अलग से माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं और इंडिविजुअल को अलग से राइट दिए गए हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सेकुलरिज्म के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करती हैं। फॉर एग्जांपल, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ वायलेंस हुआ, 2002 में गुजरात में एंटी मुस्लिम राइट्स हुए, या दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए 1984 में। तो ये सारी घटनाएं ये बताती हैं सेकुलरिज्म के बारे में कि संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो लिखा गया है उसका उल्लंघन देखने को मिलता ही है। अगला ख़तरा आप ये बता सकते हो कि हमारे देश में जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो ना सिर्फ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन बल्कि इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को भी अवॉइड करता है। मतलब धर्मों के बीच में एक धर्म दूसरे के धर्म के ऊपर कोई प्रभाव ना हासिल कर ले, हमारा सेकुलरिज्म इससे भी बचता है। और एक ही धर्म के भीतर, एक ही रिलीजन के अंदर जो ऊंच नीच है, जो छुआछूत है, वहाँ एक जात अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ना समझने लगे, बेस्ट ना समझने लगे, इससे भी बचने की कोशिश करता है और इससे डील करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों आज भी देश में डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में भेदभाव होता है। हालांकि जैसे आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो दलितों के ऊपर अत्याचार है वो आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और बाकी जो धर्म है, लगभग सभी धर्मों में डिस्क्रिमिनेशन धर्म के अंदर होता ही है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स आप देख लो कि गुजरात में ऊना नामक जगह पर दलित युवकों पर अत्याचार हुआ। अभी रिसेंटली देश में एक नया फेनोमेनल उभरा है जो सेकुलरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा है, वह है मॉब लिंचिंग की घटनाएं। मतलब एक भीड़ तंत्र के रूप में एक भीड़ ऐसी पैदा हुई है जो सेकुलरिज्म के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनी हुई है। अगला ख़तरा आप बता सकते हो, देखो कई बार ये आरोप लगता है कि जो ईसाइयों की मिशनरियाँ हैं वो जानबूझकर जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं या जो गरीब लोग हैं उनको लालच देकर गरीबों को उनका कन्वर्जन करवाती हैं। इस बात के ख़िलाफ़ फिर जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं, जो राइट विंग हिंदुत्व ग्रुप्स हैं, उन्होंने घर वापसी का कैंपेन चलाया। तो जो बलपूर्वक जो धर्मांतरण है, जो फोर्स्ड कन्वर्जन है हमारे देश में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सेकुलरिज्म के सामने। और इसके अलावा दोस्तों और क्या फोर्स्ड कन्वर्जन है हो गया, तो इसके अलावा और क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या चुनौतियां हो सकते हैं सेकुलरिज्म के सामने। देखो वैसे तो क्लियरली ये बोला गया है कि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये देखें तो भारत में देखो सच्चर कमेटी आई थी, और ये सच्चर कमेटी ये बताती है कि इंडिया में जो मुसलमानों की आबादी है वो 14% है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में मुसलमानों की प्रतिनिधित्व केवल 2.5% है, और पॉलिटिक्स में भी बहुत कम है। डिफेंस में भी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। तो ये डायरेक्ट भेदभाव तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो इक्वली, मतलब उनकी पहुंच, उनकी एक्सेस नौकरियों में है नहीं, इसी वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, उनकी एक्सेस नहीं है। एक चैलेंज दोस्तों ये भी है, वैसे तो हमारा संविधान ये कहता है कि सभी धर्मों को बराबर ट्रीट किया जाएगा, लेकिन कहीं कहीं कुछ प्रावधान संविधान में ऐसे भी हैं जो विरोधाभासी हैं। बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे आर्टिकल 48 में आप जानते हो गौ हत्या को बैन लगाने की बात कही गई है, और गौ हत्या पर इसलिए बैन लगाने की बात कही गई क्योंकि इससे हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। लेकिन भारत के कुछ राज्यों में गौ हत्या एज इट इज़ चल रही है, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य। इसी तरह से अगला चैलेंज आप ये बताओगे
कि जो हिंदू धर्म है उसमें पोलाइगैमी अलाउड नहीं है, यानी एक से अधिक पत्नी प्रथा अलाउड नहीं है, और इसके लिए कुछ खास कानून भी बने हुए हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ मुसलमानों के जो पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाइड नहीं किया गया है। तो स्टेट ने कुछ धर्मों के लॉज को कोडिफाई कर दिया, कुछ के नहीं किया, तो स्टेट के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और देखो, रूढ़िवाद भी एक चैलेंज है, बढ़ता हुआ जो फंडामेंटलिज्म है। देखो, रूढ़िवाद या फंडामेंटलिज्म का मतलब ये है, फंडामेंटलिज्म मतलब आंख बूंद कर बिना सवाल जवाब किए किसी खास धर्म की बातों को, उसकी आस्थाओं को मान लेना। देश में रूढ़िवाद बढ़ा है दोस्तों। बहुत सारे जो भारत के नौजवान हैं वो रेडिकलाइज हुए हैं, कट्टरवाद पनपा है, और ये जो बढ़ता हुआ कट्टरवाद है, रेडिकलाइजेशन है, ये सेकुलरिज्म के सामने दोस्तों बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। एक चैलेंज नेक्स्ट ये भी है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या आप कह सकते हो, या कुछ पॉलिटिकल नेता ऐसे हैं, वो मतलब एक उदासीन तरीके से, दिल से नहीं, वो सेकुलरिज्म की बात तो करते हैं लेकिन एक मन से नहीं करते, बस उदासीन एक मरे हुए मन से करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा मुद्दा है, इस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने के लिए इसका जिक्र नहीं करते, इसकी बात नहीं उठाते। नेक्स्ट आप ये भी बता सकते हो कि जो हमारी जो किताबें हैं, जैसे एनसीईआरटी किताबें हैं, इनका सैफ्रोनाइजेशन भी हुआ है, इनका भगवाकरण भी हुआ है। जब देखो किसी पार्टी विशेष की सरकार आती है तो एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं जो उस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हों। जैसे इतिहास को अपने नज़रिए से लिखना, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखा जाता है, तो इन सब चीज़ों से भी दोस्तों भारत का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो फीका पड़ता है। अब देखो, ये सारे डायमेंशन हो गई कि चैलेंजेस क्या हैं। अब देखो, हमें सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा कि फिर बढ़ावा कैसे दिया जाए, किया जाए। तो देखो, बहुत सारे सजेशन आप दे दो। जैसे पहला सजेशन आप ये दे दो कि जो सेपरेट इलेक्ट्रेट है इंडिया में वो समाप्त हो गया था। सेपरेट इलेक्ट्रेट आज़ादी से पहले एबोलिश किया गया था, तो काफ़ी अच्छा कदम था, और उसकी जगह हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लेकर आए। दूसरा सजेशन आप ये दो कि सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं। तीसरा प्रोविज़न आप ये दो सेकुलरिज्म को प्रमोट करने का कि भारत में 2006 में माइनॉरिटीज़ के लिए एक अलग से मंत्रालय बना गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स 2006 में बनाया गया था। चौथा प्रावधान आप ये दो कि 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद NIC बनाई गई थी। पांचवा प्रावधान ये दो कि प्रधानमंत्री का कांग्रेस के टाइम में 15 पॉइंट प्रोग्राम आया था, 15 सूत्री कार्यक्रम, 2006 की बात है, 15 सूत्री कार्यक्रम। छठा पॉइंट दोस्तों आप ये दो कि जो सच्चर कमेटी थी, सच्चर समिति को 2005-06 में क्रिएट किया गया था, ये जानने के लिए कि मुसलमानों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो कैसी है। इसी तरह रघुनाथ मिश्रा कमीशन आया था, ये भी इस बात को जानने के लिए बनाया गया था कि जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति कैसी है, और 2004 से 7 तक रहा था। इससे अगला कदम आप ये बताएंगे कि जो नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन NMDFC ये बनाया गया था 1994 में, ताकि जो माइनॉरिटीज़ के जो पिछड़े तबके हैं, गरीब तबके हैं, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनको प्रमोट किया जा सके, उन्हें लोन दिया जा सके, पैसे की मदद दी जा सके, उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। 9th पॉइंट आप ये बता दो कि देश में एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद था हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ की सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर करना, उनको कुछ बेसिक सुविधाएं देना ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो सके, और जो विभिन्न समुदायों के बीच का जो असंतुलन है वो कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आप ये जोड़ दो, इधर देख लो कि बहुत सारी स्कीम्स भी भारत सरकार ने चलाई हैं माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए। जैसे नई उड़ान एक स्कीम है माइनॉरिटी महिलाओं के लिए, नई उड़ान
और नई रोशनी। एक और स्कीम है सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। ये सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के वेलफेयर स्कीम्स हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के यूथ के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, जैसे उड़ान, हिमायत, है ना, ये स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ये चलाए गए ताकि कश्मीर के जो यूथ हैं वो भारत के विकास में शामिल हों और मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकें। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड का कंप्यूटराइजेशन हुआ है और रेगुलराइजेशन भी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी बताओगे कि जो रिलीजियस जो सिलेबस है उसके साथ वैल्यूज़ को और लॉज को भी प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं में ऐसा किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्टेट के द्वारा दोस्तों की जा रही हैं भारत में सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, हमारे देश में देखो जो धर्मनिरपेक्षता है उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ सजेशन और दिए जा सकते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, तो देखो अगर हमें प्रॉब्लम्स पता हो ना तो हम आसानी से सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसे बेहतर बन सकती है, हम इसमें कुछ और पॉइंट्स दे सकते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि भारत में जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको रोका जाए। दूसरा ये बता सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लागू किया जाए। और ये भी बता सकते हैं कि जो छद्म धर्मनिरपेक्षता है, स्यूडो सेकुलरिज्म, मतलब दिखाने की बस सेकुलरिज्म, इससे बचा जाए। लोगों को बेवकूफ़ बनाने से, मूर्ख बनाने से बचा जाए। नेक्स्ट, जो देश में जो धार्मिक सहिष्णुता है, रिलीजियस हार्मनी, इसको बढ़ावा देने के लिए, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो महापुरुष थे, जो महान नेता थे, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। इसी तरह से जो सच्चर कमेटी जिसकी हमने अभी बात करी, तो सच्चर कमेटी के हिसाब से मुसलमानों के वेलफेयर के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। और 1961 में देखो जो राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनी थी, इसके साथ दिक्कत यह है कि इसकी मीटिंग रेगुलर नहीं होती। तो एक रेगुलर गैप पर, एक निश्चित टाइम पर इसकी मीटिंग्स होनी चाहिए। और संविधान में जो विरोधाभास हैं, जैसे आर्टिकल 15(1), तो ऐसे 15(1) जैसे जो विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इनको हटाया जाए। और देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सेकंड ARC है इसको कोट करना बेहद इंपॉर्टेंट है, सेकंड ARC को। और सेकंड ARC की 2 रिपोर्ट्स हैं, एक चौथी रिपोर्ट, एक 5वीं रिपोर्ट। इस 4th रिपोर्ट ऑफ सेकंड ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की चौथी रिपोर्ट और 5वीं रिपोर्ट। इसकी जो चौथी रिपोर्ट है इसका नाम है एथिक्स इन गवर्नेंस, यानी शासन में नैतिकता। और दोस्तों इसकी 5वीं रिपोर्ट का नाम है पब्लिक ऑर्डर। तो इन दोनों रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जो सांप्रदायिक दंगे हैं, देखो अगर उनको मेंटेन करना है, अगर उनको बचना है उनसे, तो जो गाइडलाइन इसमें बताई गई है तो उसको लागू किया जाए अगर उनसे बचना है। और देखो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम विभिन्न धर्मों के बीच में एक बेहतर तालमेल और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हैं। वैसे तो देखो पढ़ा लिखा आदमी भी कम्युनल हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एजुकेशन एक लाइट का, एक टॉर्च का काम करती है। और एजुकेशन को अगर स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देगा तो उससे फ़ायदा यह होगा कि लोग दूसरे धर्म को भी समझेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, और जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं, जो शांतिपूर्ण अस्तित्व की भावना है, उसको दोस्तों बढ़ावा मिलेगा। और फाइनली निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं और ये कहेंगे कि पास्ट में जिस तरह के दंगे भारत ने झेले हैं, तो ये बात मतलब सिद्ध हो जाती है कि हमारे देश के लिए जो सेकुलरिज्म है वो बेहद ज़रूरी है। अलग अलग धर्मों के बीच में जो विविधताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटीज़ हैं, है ना, जो डिफरेंसेस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए सेकुलरिज्म बहुत ज़रूरी है। और सेकुलरिज्म ही ये इंश्योर कर सकता है कि जो माइनॉरिटी रिलीजन है उसके ऊपर मेजॉरिटी रिलीजन अपना डोमिनेशन, अपना इम्पोजिशन ना करे। और फाइनली ये ऐड कर दो कि सेकुलरिज्म की मदद से ही हम न सिर्फ इंटर रिलीजियस इक्वलिटी और यानी अंतर धार्मिक समानता को सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि एक ही धर्म के अंदर यानी जो इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी है उसको भी हम इंश्योर कर सकते हैं। और आखिर में निष्कर्ष को आप कंक्लूड करते हुए ये कह दो कि सेकुलरिज्म की वैल्यूज से ही देश में शांति और सौहार्द लाया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, ये हमने सेकुलरिज्म के टॉपिक को इतना कॉम्प्रहेंसिव
और मल्टी डायमेंशनल वे में डिस्क कर लिया। अपने कंटेंट को हमने इतना कॉम्प्रहेंसिवली डील किया और इस तरह से कवर किया ताकि आप इसको कहीं भी डील करोगे तो आपके पास एक बेहतरीन कंटेंट हो, ताकि आप इसको कहीं भी लिखोगे तो बेहतरीन मार्क्स आपको मिलेंगे। तो होप के ये सारे पॉइंट्स आपने मेरे साथ मेंटेन किए होंगे, और अगर आपने मेंटेन नहीं किए तो आप इस वीडियो की स्पीड को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलाओ और बार बार सुनो, और आप हमारे वीडियो को, हमारे इस हार्ड वर्क को हमें प्रमोट भी कीजिए, हमें मोटिवेट भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो फिर किसी वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे आपके सामने। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।